कल रात ये शेंगची ने यीजू पे अपना मार्क लगा दिया था और यीजू को उस बारे में पता भी नहीं चला। ये जुकाम पे आ गया और वो मार्क अब भी उसके नेक पर है। वो तो अच्छा है कि यीजू के बाल लंबे हैं इसलिए वो नहीं दिख रहा है। शेंगची ने उससे कहा था कि यीजू ने एक बार उसकी मदद की थी तो वो उसका बदला चुकाने आया है। तो यीजू उस बारे में सोच रहा था कि एक बार क्या मैंने सच में उसकी मदद की होगी और मैं भूल गया हूँ। तो फिर वो उस बारे में बात करने के लिए ये शेंगची के ऑफिस में गया। तब ये शेंगची तो वहाँ पे नहीं था, लेकिन उसका मोबाइल फोन वहाँ टेबल पे ऑन ही पड़ा था। मोबाइल फोन की लॉक या फिर होम स्क्रीन पे उन दोनों की बचपन की फोटो लगाई हुई थी। ये जो उस फोटो को देखने ही वाला था कि तभी अननोन नंबर से कॉल आने लगा और तभी शेंगची भी वहाँ पे आ गया कि यीजू आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। यीजू ने कहा कि आपका फोन बज रहा है। तुरंत ही शेंगची ने गुस्से के मारे कॉल काट दिया और फिर से यीजू के सामने स्माइल के साथ बातें करने लगा कि आप यहाँ पे मुझसे मिलने आए इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, चलिए हम बाद में लंच के लिए चलते हैं। उसने यीजू को बोलने का मौका ही नहीं दिया कि अभी मुझे कुछ काम है तो हम बाद में मिलेंगे। फिर लंच ब्रेक दौरान यीजू को ना चाहते हुए भी ये शेंगची के साथ लंच के लिए जाना पड़ा। वो शेंगची को देखते हुए सोच रहा था कि आखिर वो असलियत में चाहता क्या है। क्या वो मेरे साथ कोई खेल खेल रहा है या फिर वो सच में फेवर रिटर्न करना चाहता है। अगर असलियत में ऐसी बात है तो फिर मुझे उसे क्लियरली ये बता देना होगा कि उससे मुझसे दूर रहना होगा। मुझे उसके लिए बुरा तो लग रहा है, लेकिन वो एक विजिट के करीब नहीं आ सकता क्योंकि एक विजिट उसके लिए बैड लग लाएगा, उसकी जान भी जा सकती है और वो बस एक कमजोर इंसान है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। वो जब ये सब कुछ सोच रहा था तब उससे ये ऑटोमेटिकली हो गया। शेंगची को कुछ सब्जियां अच्छी नहीं लग रही थी तो यीजू सोचते सोचते ही उसकी प्लेट में से सब्जियां लेने लगा और जब शेंगची ने ये देखा तब उसने वो सारी सब्जियां यीजू की प्लेट में डाल दी। बचपन में भी वो ऐसा ही करता था। ये देख के यीजू एकदम ही सरप्राइज रह गया। उसे ये पता चल गया कि ये चेची है। शेंगची ने भी अपने मोबाइल में उन दोनों की फोटो दिखाई। सरप्राइज के मारे यीजू ने बहुत ही जोर से चिल्लाया तो सब लोग वहाँ पे देखने लगे कि वहाँ पे क्या चल रहा है। शेंगची ने बताया कि आप ये पूछ रहे थे ना कि आपने मेरी कौन सी मदद की थी, आपने मुझे पाल पोस के बड़ा किया था। ये बोलते हुए उसने यीजू के हाथ पे किस किया जिससे यीजू का फेस रेड हो गया और उसने कहा कि तुमने ये कहा तो था कि तुम मुझे फिर कभी नहीं देखना चाहते। शेंगची ने बताया कि उस वक्त मैंने उस बारे में अच्छे से सोचा नहीं था। यीजू अपना हाथ वापस लेने की कोशिश कर रहा था और पूछा कि तुम तो एक लड़की थे ना। शेंगची ने बताया कि उस वक्त मैं बहुत ज्यादा छोटा था इसलिए एक लड़की जैसा दिखता था, लेकिन अब तो आपको ये रियलाइज हो गया ना कि मैं एक लड़की नहीं हूँ। ये बोलते हुए उसने यीजू का हाथ लेके अपनी चेस्ट पे रखा। यीजू ने अपना फेस दूसरी ओर कर लिया और पूछा कि तुम पिछले 2 दिनों से मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। शेंगची ने बताया कि क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। ये सुन के तो यीजू के चेहरे का रंग ही उड़ गया और वो कुछ भी नहीं कह पाया। तो फिर चेचे ने पपी फेस बना लिया कि यीजू आप मुझसे प्यार नहीं करते। यीजू उससे दूर हुआ और चिल्लाया कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं एक विजिट हूँ, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ बैड लक लाऊंगा। यीजू ने बताया कि मैं एक विजिट हूँ और एक विजिट दूसरों के लिए सिर्फ बैड लक लाता है। तो चेचे ने कहा कि जब मैं छोटा था तब तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। यीजू ने बताया कि क्योंकि उस वक्त मैंने एक डॉक्टर चुड़ैल के पास से तुम्हारे लिए पोषण लिया था जो तुम्हें काफी सालों तक बैड लक से बचाए रखे, और मैं एक लड़का हूँ तो फिर 2 लड़कों के बीच में हम ये कैसे कर सकते हैं। चेचे ने कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपसे प्यार करता हूँ और बस ये मेरे लिए काफी है। या फिर क्या ऐसी बात है कि लास्ट नाइट जो हुआ था वो उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते। लेकिन ये सुनने से पहले ही यीजू वहाँ से भाग गया। ऐसा कहते हैं कि किस्मत अचानक से बदल जाती है, तो यीजू अभी ये सोच रहा है कि अचानक से उसकी लाइफ में ये सब कुछ कैसे हो रहा है। लेकिन उन दोनों की डेस्टिनी की शुरुआत तो काफी सालों पहले से हो चुकी थी, जब वो दोनों पहली बार मिले थे। उस रात कड़कती बिजली के साथ तेज बारिश हो रही थी। 18 साल पहले यीजू कन्वेंस स्टोर कुछ सामान खरीदने गया था। वहाँ पे एक ऑफर चल रही थी कि अगर यीजू मेंबर कार्ड ले लेगा तो उसे कुछ बोनस मिल जाएगा, लेकिन यीजू ने मना कर दिया क्योंकि वो तो इंसानों से दूर रहने की कोशिश कर रहा है। वो 100 साल से भी ज्यादा सालों से जीत आया है, तो उतने वक्त में काफी बार करेंसी बदल चुकी है और नई करेंसी का इस्तेमाल करने की आदत लगाने में उसे दिक्कत आ रही है। वो एक लड़की को याद करता है कि अगर मैं उसे अपनी ये प्रॉब्लम बताऊंगा तो वो तो मेरे ऊपर हंस पड़ेगी। अभी तेज बारिश हो रही थी और वो छाती के साथ घर वापस जा रहा था। तब मोड़ पे उसे चेचे मिल गया। वो भागते हुए आया और उसे टकरा के नीचे गिर गया। यीशु ने उसे माफी मांगी और उसका चेहरा देखते ही यीशु ने यही सोचा कि वो एक लड़की है।
अभी तूफान जैसा मौसम था तो उसे चीजी की चिंता हो रही थी। तो फिर वो उसे अपने घर ले आया। मतलब कि अकेली लड़की है, पता नहीं उसके पेरेंट्स कहाँ पे होंगे, और अभी तो तूफान आने वाला है, उसे कोल्ड हो गया तो क्या होगा। उसने चेचे से कोई बात नहीं की और ऐसे उसे अपने घर ले आया। फिर उसे ये विचार आया कि मैं एक इंसान की देखभाल कैसे करूँगा। उसने चेचे को कपड़े और टॉवल दे दिए और बाथरूम में धक्का दे दिया कि जाओ जाके नहा लो, नहीं तो फिर तुम्हें कोल्ड हो जाएगा। तुम्हें बाथरूम यूज करना तो आता है ना, मैं एक लड़का हूँ तो मैं यहाँ बाहर ही रहूंगा। फिर चेची जब नहा के बाहर आ गया तब वो उसके बाल सुखाने लगा और पूछा कि छोटी बच्ची तुम्हारी मॉम कहाँ पे है। चेची ने बताया कि वो मर गई है। ये सुन के यीजू को झटका लगा कि मुझे उससे ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए था। तो फिर तुम्हारे डैड कहाँ पे है? तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि तुम्हारी फैमिली कहाँ पे है ताकि मैं तुम्हें उन लोगों तक पहुँचा पाऊँ। चेची ने बताया कि मेरे डैड नहीं है। यीजू की बोलती एकदम ही बंद हो गई कि अच्छा ऐसी बात है, और वो सोचने लगा कि सच में क्या वो मुझसे झूठ बोल रही होगी। ये पता करने के लिए उसने अपना एक मैजिक यूज किया। उसने ट्रैक करने वाली मक्खी के स्पिरिट को समन किया। चाहे फैमिली जितने भी दूर हो वो मक्खी उसे ढूंढ निकालती है, लेकिन वो मक्खी चेची के पेरेंट्स को नहीं ढूंढ पाई कि सच में उसके पेरेंट्स नहीं है। तो फिर यीजू ने ये तय कर लिया कि मैं उसे ऑर्फनेज ले जाऊंगा, लेकिन मुझे उसे ये कहना कैसे चाहिए, या फिर मुझे उसे बड़ा करना चाहिए। मैं पिछले 100 सालों से इंसानों के साथ तो रहा ही नहीं हूँ, तो ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। यीशु को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे चेची को कहाँ पे ले जाना चाहिए, और वो सोच रहा था कि क्या मुझे उसे पाल पोस के बड़ा करना चाहिए। लेकिन मैं तो एक विज़र्ड हूँ, क्या मैं सच में एक इंसान के बच्चे को बड़ा कर सकता हूँ? और मैं एक छोटी बच्ची को इस तरह से अकेली भी तो नहीं जाने दे सकता। यीशु की नजरों में तो चेची ऐसा ही था कि वो तो कितनी बेचारी और कमजोर है। उसने जोर से चिल्ला के ये बोल दिया कि हाँ ये तय रहा, जब तक तुम्हारी फैमिली नहीं मिलती तब तक मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। और ये बोलने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि मैंने क्या ये चिल्ला के बोल दिया। चेची उसकी और अजीब तरह से देख रहा था, तो यीशु सोचने लगा कि मैं एक अनजाना पर्सन हूँ और उससे ऐसी बात कर रहा हूँ तो वो जरूर ही डर गई होगी। और उसने चेची से कहा कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा और तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगा। चेची सोचता है कि क्या वो एक बेवकूफ है, लेकिन लगता है कि मैं इस बेवकूफ का भी थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो फिर वो मान गया कि हाँ ठीक है, जिससे यीशु बहुत ज्यादा खुश हो गया। फिर कुछ सालों तक वो दोनों साथ में ही रहे थे और यीशु उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखता था। वो दोनों साथ में बहुत मजे करते थे, बहुत सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज बन गई थी। यीशु के लिए भले ही वो ज्यादा लंबा टाइम नहीं था, लेकिन चेची के साथ वो जितने भी पल रहा था वो सारी पलें उसके लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस थी। वो यही मानता था कि चेची एक छोटी बच्ची है, लेकिन मुझे थोड़ी पता था कि वो एक लड़का होगा और बड़ा होने के बाद वो इतना हैंडसम बन जाएगा और मुझे अपना प्यार कन्फेस करेगा। लेकिन एक विज़र्ड और इंसान की लव स्टोरी तो कभी आगे नहीं बढ़ी, उसका एंड कभी अच्छा हुआ ही नहीं। विज़र्ड इंसान के लिए बैड लक लाते हैं, जिससे उस इंसान की जान भी जा सकती है। पोशन इस्तेमाल करके भी मैं बस थोड़ी वक्त के लिए ही उसका बैड लक हटा सकता हूँ। तो इस तरह से एक इंसान को विज़र्ड से हमेशा दूर रहना चाहिए, अपने भले के लिए। यीशु ने ये तय कर लिया कि ये शैंग-ची उसके लिए जो फील करता है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो उसे रिजेक्ट कर देगा। एज अ विज़र्ड उसे ये करना ही होगा। उसने ये तय तो कर लिया, लेकिन जब ये करने की बात आई तब उसे डर लगने लगा कि मैं उसे सीधा सीधा रिजेक्ट कैसे कर सकता हूँ। हाँ ये सही रहेगा, मैं बस उससे बात ही नहीं करूँगा। वो थका हुआ घर पहुंचा और घर पहुंचते ही वो आराम करने की सोच रहा था, लेकिन जैसे वो एलिवेटर के बाहर निकला उसने अपने घर के दरवाजे के बाहर ही शैंग-ची को देखा। शैंग-ची ने अपना सारा सामान यहाँ पे मूव करवा लिया, क्योंकि वो यहाँ नेक्स्ट डोर यीशु के पास ही रहने आ गया है। ये न्यूज सुन के यीशु एकदम ही शॉक्ड रह गया कि इस बारे में मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया। शैंग-ची ने फिर से पपी फेस बना लिया कि क्या आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते। यीशु ने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, और तुम इसे साथ में रहना कैसे कह सकते हो, मतलब कि उन दोनों का अपार्टमेंट तो अलग अलग ही होगा। चेची उसके करीब आ गया और उसका टाई हाथ में लेके कहा कि आपके पास पूरा दोपहर था, तो क्या उस आधे दिन में आपने अच्छे से सोच लिया कि आप मेरा प्यार एक्सेप्ट करोगे। ये सुनते ही यीशु का फेस एकदम ही रेड हो गया कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, और वो तुरंत ही अपने अपार्टमेंट में चला गया। चेची मन में बोलता है कि आप मना करो, मुझसे दूर भाग जाओ, या फिर अभी के लिए मुझे रिजेक्ट कर दो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आफ्टर ऑल हमारे पास काफी सारा वक्त है और अभी तो बस एक दिन गया है। और यीशु यहाँ पे अपने बेड पर लेटा हुआ परेशान था। ये शैंग-ची ने सिर्फ मुझसे अपना प्यार ही कन्फेस नहीं किया, बल्कि वो यहाँ नेक्स्ट डोर रहने भी आ गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर मैं एक दिन पक जाऊंगा।